ठीक है, वृद्धि और विकास इस दोनों में क्या बेसिक अंतर है ये देख लिए थे कि अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है ना। अभिवृद्धि में हम जनरली शारीरिक पक्ष को में जो ग्रोथ होता है बढ़ता है उसको देखते हैं। विकास में हम शारीरिक पक्ष के पक्ष तो शामिल है, कहने का मतलब विकास में अभिवृद्धि शामिल है लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं है ना। तो विकास में हम शारीरिक पक्ष के साथ साथ उसका मानसिक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो जो विकास हो रहा है सब उसमें शामिल होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होता है, विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि हमको स्पष्ट दिखता है, मीन्स हम उसका मापन कर सकते हैं। विकास का हम सीधा सीधा मापन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसका देखे थे वृद्धि और विकास के सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति का वृद्धि और विकास दूसरे से भिन्न होता है और हम समान प्रतिमान में ही तुलना करेंगे। अगर वृद्धि और विकास की तुलना कर रहे हैं तो मानव है तो मानव से ही करेंगे, हाथी है तो हाथी से ही करेंगे, है ना। उसमें दो कथन महत्वपूर्ण था, शीर्षाभिमुख सिफेलोकाडल और निकट से दूर का सिद्धांत, है ना। चक्राकार होता है, एक समय ऐसा लगता है कि स्थिर हो गया फिर तेजी से बढ़ता है ना। और वृद्धि और विकास एक पीक तक पहुंचता है फिर धीरे धीरे जो घंटी की आकृति का है बोल रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ता है। युवावस्था में अपने पीक में रहता है फिर धीरे धीरे वो कम होते जाता है ना। और प्रारंभ में अभिवृद्धि तेज होता है, विकास का दर धीमा रहता है, लेकिन बाद की अवस्था में विकास ज्यादा होता है और अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा में जाके स्थिर हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। हम मोटे तौर पे दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं प्री नेटल, जन्म से पूर्व, और दूसरे को बोलते हैं पोस्ट नेटल, जन्म के बाद। जन्म से पूर्व अवस्था में एक अवस्था आता है गर्भावस्था। इसमें शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो अभिवृद्धि और विकास में कुल 5 अवस्थाएं हैं, है ना। एक जन्म से पूर्व प्री नेटल जिसमें गर्भावस्था शामिल है, और पोस्ट नेटल। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में हम किशोर अवस्था तक ही पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह के कोई प्रश्न आते हैं तो फिर परेशानी वाले प्रश्न है ना। कितनी अवस्थाएं हैं, अगर डायरेक्ट बोल दिया तो शिक्षा मनोविज्ञान में कितनी अवस्थाएं हैं बोल दिया तो कुछ लोग गर्भावस्था को नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, है ना। तो हम टोटल अभिवृद्धि और विकास को 5 अवस्थाओं में देखते हैं।
और हम बाल मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में किशोर अवस्था तक का स्टडी करते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था के अंत तक वो 100% उसका बुद्धि या मस्तिष्क का ग्रोथ हो चुका रहता है। ठीक है, इसलिए हम वहीं तक पढ़ते हैं, उसके आगे का फिर वो अपने हिसाब से जैसे भी मैनेज करता है। इसमें एक एक अवस्था को देखेंगे, प्रीनेटल या जन्म से पूर्व पहला, है ना, वो 2 4 5 दिन आगे रहता है, पर एक जनरल ये माना जाता है कि 9 महीना 10 दिन का होता है और 280 दिन होता है और 40 सप्ताह लगभग होता है ये अवस्था। और जब भी हम पढ़ेंगे इन विकास की अवस्थाओं को आगे, अभी तो इधर का ऐसे ही है, शैशवावस्था बाल्यावस्था में तो हम देखेंगे कि शारीरिक में क्या परिवर्तन आ रहा है, मानसिक में क्या परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक विकास में क्या परिवर्तन, नैतिक विकास कैसे हो रहा है, भाषा विकास में हमको सभी पक्षों को देखना पड़ता है ना। तो थोड़ा थोड़ा सब देखते देखते वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो शामिल हो जाते हैं, इसलिए उतना डिटेल में हम नहीं जानते, है ना। इसको अगर हम चिकित्सा की भाषा में बोले तो ये गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, 3 3 महीने के 3 अंतराल में बांटा गया है ना। पहला है 0 से 3 मंथ, पहला जो ट्राइमेस्टर है 0 से 3 मंथ। दूसरा जो है वो है 4 से 6 महीना। और तीसरा है 7 से 9 महीने। तो प्रीनेटल स्टेज को या गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 3 महीने के 3 पीरियड में, उसी हिसाब से डॉक्टर लोग सोनोग्राफी और ये सब करवाते हैं 3 3 महीना के अंतराल में, या एक निश्चित अवधि के अंतराल में, या कुछ विशेष लगता है तो। ठीक है, इसमें 3 स्टेज हैं। पहला कहलाता है जर्माइनल, है ना, दूसरा कहलाता है एम्ब्रियोनिक और तीसरा फीटल। ठीक है, तो 3 ट्राइमेस्टर हैं, 3 स्टेज हैं, जर्माइनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणीय अवस्था और फीटल स्टेज। फर्टिलाइजेशन या निषेचन से शुरू होता है। मेल में जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है जोड़े में, है ना। 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होता है, जोड़े में होता है ये, है ना। तो वहां ध्यान से देख लेना, जोड़ा लिखाया है कि खाली गुणसूत्र लिखाया है। जोड़ा लिखाया है तो 23 में टिक लगाना, और खाली गुणसूत्र लगाया तो 46 में टिक लगाना, है ना। तो कैसे लिखा है ध्यान से देख लेना। ठीक है, मेल में स्पर्म बनता है, शुक्राणु। ये सबसे छोटी कोशिका है, ध्यान रखना, मानव शरीर की। फीमेल में XX होता है। यहाँ ओवम बनता है, अंडाणु। ये सबसे बड़ी कोशिका है, ध्यान रखना।
है ना। तो अब यह निषेचन के दौरान स्पर्म और अंडाणु का मिलना, है ना, और ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान रखना। निषेचन या फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब इसमें एक्स वाला एक्स से मिले तो लड़की होगी, एक्स वाला वाई से मिले तो लड़का होगा, है ना। कई बार एक से अधिक शुक्राणु मिल जाते हैं तो जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। कई बार जो निषेचन हुआ रहता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है तो जुड़वा हो जाते हैं। रेयर केस है, 3 भी हो जाते हैं, है ना। 3 बच्चे यहीं ऐसा ही चौक में है ना, अजय शर्मा, उनके यहाँ 3 लड़कियां एक साथ हुई एक ही बार में, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कई शुक्राणु निषेचन कर दिए, कि 2 तरीके से हो सकता है, कई शुक्राणु निषेचन कर दिए हों या एक से अधिक अंडाणु का निषेचन कर दिए हों, और कई बार एक ही भाग 2-3 भाग में टूट जाता है। जो एक ही भाग 2 भाग में टूटता है वो बच्चे एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं। और जो अलग अलग अगर शुक्राणु 2 अलग अलग ओवम को किया है तो थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम का मिलना ही, है ना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये घटना कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, गर्भाशय यूट्रस में नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। ये आता है जनरली पीएमटी में, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। इसमें 12 से 14 घंटे लगते हैं, है ना? कंसीव हो गया या कंसेप्शन हो गया बोलते हैं उसको, ठीक है। वो दीवार में जाके चिपकना, स्पर्म का ओवम के दीवार में सतह में जाके चिपकना, फिर तुरंत नहीं होता, धीरे 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 वो ओवम के अंदर प्रवेश करता है। कई बार नहीं भी कर पाता है, कई बार नहीं भी कर पाता है, तो जो प्रवेश कर जाता है उसी को हम कॉन्सेप्शन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कई बार कंसीव हो गया ये शब्द भी सुनने को मिलेगा। तो स्पर्म का ओवम के भीतर प्रवेश कर जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्शन। अब ये जो है, अब उसमें कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा, ठीक है। अपन उतना उसमें नहीं जा रहे हैं। होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमारे सामान्य मानव शरीर में 46 गुणसूत्र है। तो अगर दोनों में 46-46 होता, बच्चे में फिर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। इसलिए यहाँ नोट कर ले रहो, ये जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म और ओवम में किससे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो अब इसमें 23 गुणसूत्र है शुक्राणु में, इसमें भी 23 गुणसूत्र है। अब जब दोनों मिले तो अब 46 हो गया फिर से, है ना। तो इसीलिए अब एक बार 23-23 मिल गए तो अब समसूत्री विभाजन होता है, बराबर समान विभाजन। अब जो भी कोशिका बनेगा उसमें सब में 46-46 गुणसूत्र रहेंगे। लेकिन शुक्राणु में 23 रहता है, अंडाणु में 23 रहता है। दोनों के मिलने से जो बनता है उसको, वो जो जायगोट बनता है हम जिसको बोलते हैं, उसमें 46 हो जाएगा, इसका 23 और इसका 23, ठीक है। और यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जो पिता से आया है गुणसूत्र और जो माता का गुणसूत्र है वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, है ना। तो दोनों का डीएनए मिक्स होता है, इसीलिए बच्चे में माता का भी गुण है और पिता का भी गुण है। अब पिता का गुण है मतलब
उसके दादा दादी का भी गुण है, क्योंकि उसके पिता में कहाँ से आया है, डीएनए उसके दादा दादी से आया है। तो बच्चे में फिर नाना नानी का भी गुण है, क्योंकि उसकी माँ में गुणसूत्र कहाँ से आया है, उसके नाना नानी से आया है। इसीलिए कई बार हमको लक्षण दिखाई देते हैं सेम टू सेम, कई बार लक्षण दिखाई नहीं देते। कई कई बच्चे अपने दादा दादी से मिलते जुलते हैं, कई बच्चे नाना नानी से मिलते जुलते हैं, कई और पुरानी पीढ़ी से भी मिलते जुलते हैं, है ना। ऐसा संभव है, लगभग 6-7 पीढ़ी तक लगातार चलते रहता है। 7 पीढ़ी तक बताया गाल्टन ने। लक्षण धीरे धीरे आधा, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, ऐसे चलता है ना। जो अभी आनुवंशिकी में पढ़ेंगे उसको, कि गुण कैसे धीरे धीरे कम होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जस्ट जो पीढ़ी रहता है उसका आधा आता है, बाकी सबका धीरे धीरे क्या होते जाता है, जीन्स बच्चे में कम होते जाता है। तो जितना 7वां पीढ़ी तक रहता है ना, 7वां पीढ़ी बोलने से लगभग 1/128 गुना ऐसे है। तो तुम हिसाब लगा लो। इसीलिए वो कभी अगर प्रयागराज गए होगे तो 7 पीढ़ी तक पानी चढ़वाते हैं, उसके आगे पानी नहीं चढ़वाते हैं, क्योंकि गुण कम होते जा रहा है। उन लोगों को पता था, सोचो तो इतने वर्षों से वो 7वीं पीढ़ी तक का नाम बुलवाते हैं। जब पानी चढ़वाते हैं ना, तो हमको नाम भी नहीं मालूम, दादा दादी का नाम बोलो, नाना नानी का नाम बोलो। तो जो पुराने लोग पहले गए हैं उन लोग कागज में लिख के दिए रहते हैं। जैसे मैं पहली बार गया तो मेरे बड़े पिताजी लोग लिख के दिए थे, सब नाम पूछेंगे तो तुमको पता होना चाहिए। नहीं जानने से भी उन लोग किसी किसी का भगवान का नाम लेके बोल देते हैं, पर 7 पीढ़ी तक का नाम पूछते हैं, दादा दादी का भी और नाना नानी का भी। क्यों? क्योंकि बच्चे में दोनों का गुण मौजूद है, क्योंकि उसमें माँ से भी आया है और पिता से भी आया है ना। तो उसी को जब वो जीन्स का मिलना होता है, इस कारण बच्चे में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जो लक्षण प्रकट होते हैं हम उसको सक्रिय जीन्स बोलते हैं, है ना। और जो प्रकट नहीं होते वो सुप्त है। अभी अनुवांशिकी में आएगा, अनुवांशिकी सिद्धांत में, है ना, रिग्रेशन का, पृथक्करण का नियम, और क्या कहते हैं प्रसुप्त सुप्त जीन और सक्रिय जीन कौन है। तो जिसका लक्षण प्रकट होता है वो सक्रिय जीन है, जिसका लक्षण प्रकट नहीं होता वो सुप्त जीन है। और सुप्त जीन का लक्षण 2-3 पीढ़ी के बाद प्रकट हो सकता है फिर। इसलिए हमको आश्चर्य होना चाहिए कि बच्चे का गुण माता पिता से मिल रहा है, पिछला पीढ़ी में खोज लेना, किसी और से भी मिलता हो सकता है कि वो जीन लुप्त हो गया हो और अचानक इस पीढ़ी में क्या हो रहा हो, प्रकट हो रहा हो। इसीलिए क्या बोला जाता है कि शिक्षा शास्त्र में कि बच्चे का प्रोफाइल बनाओ, उसके प्रोफाइल में पूरा डिटेल रखो, उसके दादा दादी नाना नानी तक का। कि ऐसा कोई वो देखते हैं कोई खास प्रकार के लक्षण में, जैसे सिकल सेल वाले में, हीमोफीलिया वाले में, कोई मानसिक रूप से पागल है तो देखते हैं कि इसके माता पिता तो बढ़िया है, लड़का कैसे पागल होगी बोलते हैं, देखते हैं। और दादा दादी नाना नानी में कोई रहा होगा उस टाइप का पागल जो छुप गया था, जो अभी प्रकट हो रहा है। तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के उससे सबसे पहले क्या बनता है, जायगोट, है ना, युग्मनज क्या बोलते हैं हिंदी, हिंदी शब्द उसमें देख लेना, ठीक है। जायगोट, अब जायगोट लगातार विभाजित होते जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जायगोट बना कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में बना है। अब वो धीरे 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 सरक कर कहाँ जाएगा, यूट्रस की तरफ जाएगा, और यूट्रस की दीवार में जाके सट जाता है या धंस जाता है, ठीक है। जायगोट में लगातार विभाजन होता है, ठीक है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, है ना, क्लीवेज बोलते हैं। हेलो, पहले एक स्टेज होता है मारूला, फिर ब्लास्टूला, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। ये नाम लोगों को थोड़ा याद रखे रहना, कभी जल्दी पूछना नहीं चाहिए। फिर ब्लास्टूला से क्या बनता है, गैस्टूला।
ये धीरे धीरे विभाजन होते रहता है ना। और ये मेन यही है, वो तो बहुत बात का स्टेज है। ये जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है, अगला पॉइंट लिख लो, में दो स्पष्ट, क्या बोलोगे, दो स्पष्ट रचना बन जाती है। एक प्लेसेंटा बनाता है ना, प्लेसेंटा, जहां माँ के गर्भ से वो जो धारण करेगा, और दूसरा एम्ब्रियो, भ्रूण। जैसे वो गर्भाशय में पहुंचा या ब्लास्टोसिस्ट में पहुंचा, तो दो सेपरेट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक पतला नली जैसा रहेगा, वो ऑटोमेटिक दिखता है, वो बनता है प्लेसेंटा, जो माँ के गर्भ से क्या लेगा, खाना पानी जो भी लेना है उसको, भ्रूण को बढ़ने के लिए। और दूसरा स्ट्रक्चर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ इसके बाद ही कौन सा स्टेज चालू होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना। और इसी स्टेज के लास्ट में, दूसरा हफ्ता के लास्ट में, दूसरा या तीसरा हफ्ता, कहीं तीसरा लिखा है कहीं दूसरा लिखा है, इस अवस्था के अंत में मासिक धर्म रुक जाता है, एमसी स्टॉप हो जाता है। तो दूसरा या तीसरा हफ्ता के अंत में तुमको पता चलेगा कि गर्भावस्था प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अब मासिक धर्म क्या हो गया, रुक गया है। ये सबसे पहला स्टेज है जर्माइनल स्टेज, फर्टिलाइजेशन से शुरू हुआ है, जो फैलोपियन ट्यूब में हुआ है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट में विभाजन होते होते वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इस और धीरे धीरे ये खसक कर कहाँ पहुंच जाएगा, गर्भाशय में, गर्भाशय की दीवार में जाके धंस जाएगा। इसमें दो स्पष्ट भाग होंगे, जो भाग दीवार से धंसा रहेगा वो क्या रह जाएगा, प्लेसेंटा। वो माँ के गर्भ से जुड़कर उसमें से जो भी अब उसको चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब उसी प्लेसेंटा के थ्रू आएगा। और दूसरा वाला हिस्सा क्या बनेगा, भ्रूण। वही भ्रूण अब धीरे धीरे बड़ा होगा और बच्चे का एक आकृति लेगा। तो यही हमको दिखेगा सिफेलोकाडल, निकट से दूर का सिद्धांत, जो जो हम पढ़ते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट का भ्रूण में चेंज होना ही कौन सा स्टेज का प्रारंभ होना बताएगा, भ्रूणिक अवस्था या एम्ब्रायनिक स्टेज का प्रारंभ होना कहलाएगा। ठीक है। तो अब इसमें मेन मेन क्या क्या चीज का डेवलपमेंट होता है, थोड़ा थोड़ा नोट कर लिए रहो, उतना डिटेल में नहीं पूछना चाहिए, वो पूरा डॉक्टरी से रिलेटेड है। पर हमारे छत्तीसगढ़ वाला कोई भरोसा नहीं रहता कि आप प्रश्न पूछ देंगे। लिख लो, पांचवा सप्ताह न्यूरल ट्यूब। इसी से आगे चलकर क्या बनेगा, ब्रेन और नर्वस, है ना, नर्व सिस्टम या स्पाइनल कार्ड, ये सब बनेंगे एकदम छोटा सा। तो देखो सिर के भाग से विकास शुरू हो रहा है ना। यहीं पर थोड़ा थोड़ा बिंदु के रूप में क्या क्या दिखाई देने लगेंगे, हेड,
आई जितने हैं, सिर है, आंख है, छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देने लगे। यहाँ दो चीज नोट कर लेना, इसी अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस होता है, ना? जो माता है, गर्भवती माता, उसको मॉर्निंग सिकनेस होता है, क्योंकि वो रात भर सोई है, तो जो एम्ब्रियो बढ़ रहा है तेजी से, तो शरीर का अधिकांश एनर्जी उसको ले लेता है। सवेरे उठते हैं तो उनको चक्कर जैसे आएगा, आँख के सामने अंधेरा छाना, बीमार जैसे लगना, बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह हो जाना, है ना, क्योंकि शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, है ना। अब देखो, इसी स्टेज में भ्रूण अपने रियल फॉर्म में आ रहा है, ब्रेन से लेकर हर चीज का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस स्टेज में कोशिश करना चाहिए, लिख लो, कोई भी दवाई, कोई भी दवाई, शराब या नशा किसी भी रूप में हो, नहीं लेना चाहिए। कुछ भी लग रहा है तो बिना डॉक्टर जिस दवाई को बोलेगा सिर्फ उसी को खाना है। अपने मन से दवाई दुकान से बुखार लग रहा है तो ये गोली खा लूं, ऐसा लग रहा है तो ये खा लूं, ऐसा कोई एंटीबायोटिक खा लूं, नहीं करना है। वो गर्भ में असर डालेगा, क्योंकि गर्भ अपने एक्चुअल फॉर्म में अब आ रहा है, और वो जो भी साइड इफेक्ट डालेगा वो दवाई ब्रेन में डाल सकता है, जो हमको दिखेगा नहीं, पर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। बच्चे का बाकी सब ऑर्गन, सिर डेवलप हो रहा है, सिर में पानी भरना, आंख डेवलप हो रहा है, तो ऐसे समय में इस स्टेज में खासकर किसी भी प्रकार का मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। कौन से मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट गर्भ में पड़ेगा अपने को नहीं मालूम। किसी भी प्रकार का नशा या उत्तेजित करने वाला चीज नहीं लेना चाहिए गर्भवती माता को, नहीं तो बच्चे, हमको पता नहीं चलता, बच्चा ऐसा पैदा हो गया, तो बाद में पता चलता है कि ये कोई दवाई के साइड इफेक्ट कारण हुआ है, या ये इस कारण से हुआ है, या इस कारण से हुआ है ना। तो हम इसीलिए सावधानी रखना चाहिए। फिर तीसरा है फीटल स्टेज। नौवां से जन्म तक, नौवां सप्ताह से जन्म तक ये जितने यौन अंग हैं उनका डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। दांत दिखने लगता है, दांत, टीथ, और हार्ट जो है लगभग 50% डेवलप हो जाता है, सुन सकता है, और बॉडी मूव करता है, इधर से उधर चलता है, बॉडी मूव करता है गर्भ के अंदर, सुन सकता है और बॉडी मूव करता है। वजन 1 पाउंड, वजन 1 पाउंड, 453 ग्राम, 1 पाउंड मतलब 453.9, है ना, लगभग 450 ग्राम मान लो 1 पाउंड के जो वजन है। इंग्लैंड में पाउंड में नापते हैं वजन को, और मानक इकाई किलोग्राम ग्राम है ना। और लंबाई 9 से 10 इंच। देखो 22वां सप्ताह, 22वां सप्ताह, हृदय धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेन कौन कौन सा स्टेज है,
और वो कितना कितना सप्ताह का है उससे संबंधित है। नहीं तो हर छोटा छोटा चीज का ग्रोथ हो ही रहा है लगातार गर्भावस्था में, तो हमको कोई डॉक्टरी नहीं करना है ना। मेन मेन चीज हमको पता होना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान ये चीज डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम जो विकास का सिद्धांत बोल रहे हैं कि सबसे पहले ब्रेन न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ है, फिर धीरे धीरे नीचे हम हाथ पांव की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिफेलोकार्डल, शीर्षाभिमुख, शीर्ष का विकास होता है, फिर बाकी नीचे का विकास होता है। फिर हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिडिमिस्टल, निकट से दूर। तो सबसे पहले हाथ पांव किस रूप में हुआ, कली के रूप में हुआ, फिर ये धीरे धीरे क्या बन रहा है, ये सब बन रहा है, सबसे आखिरी में ये बनेगा, है ना। हाथ पहले चलाना सीखेगा बच्चा, उंगली बाद में चलाएगा। उसी को तो बोलते हैं कि बड़ी मांसपेशियों का विकास पहले हो जाता है, इसलिए बच्चा कूदना उछलना ये सब कर लेता है, लेकिन लिखना नहीं कर पाता, क्योंकि वो सूक्ष्म मांसपेशी कौशल है, लिखना, चित्र बनाना, पेन पकड़ना। इसीलिए तो 5-6 साल की उम्र में फिर पकड़ाते हैं सही ढंग से, वो क्योंकि सूक्ष्म अभी मांसपेशियां उसका उतना अच्छा मजबूत नहीं है, लेकिन दीर्घ मांसपेशियां मजबूत हो चुके रहती हैं, इसलिए उछलना कूदना, है ना, ये सब काम वो कर सकता है। ठीक है? तो ये है पहला अवस्था, गर्भावस्था। तो कितने दिन का होता है, इसमें कुल कितने स्टेज हैं, कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, कौन सा स्टेज कितने हफ्ता का होता है। ठीक है, और सबसे पहले किसका विकास होता है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखना, है ना। क्या पूछेगा कैसे पूछेगा अपने को नहीं मालूम। ठीक है, इन्फेंसी, 0 से 6 वर्ष, कोई लिखेगा 5 से 6 वर्ष, कोई लिखेगा 6 से 7 वर्ष, है ना। मोटे इसको हम उतना 1 साल आगे पीछे मान के चलना, है ना। इसे जनरली इनके प्रश्न देते, कोई 5 से 6 लिखेगा। फिर शैशवावस्था को भी 2 भाग में बांटा है, अगर हम जीन पियाजे के हिसाब से देखें तो 0 से 2 को उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा था, है ना, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो और 2 से 6 या 7 को हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। और जो एक्चुअल बाल अवस्था है, जो हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे चाइल्डहुड 7 से 11, उसको उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं, है ना। तो शैशवावस्था एक्चुअल में 2 भाग है, एक 0 से 2 साल वाला है सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि हम संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से देखें तो, ठीक है। और जीन पियाजे के अनुसार जो 2 से 7 साल है वो पूर्व संक्रिय अवस्था है। वही 2 से 7 साल 6-7 साल वाला स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। और जैसे ही 6 या 7 क्रॉस हुआ तो 7 से 11 वाला जो स्टेज है वो जीन पियाजे के अनुसार कौन सा अवस्था है विकास का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम एक्चुअल में बाल्य अवस्था कहते हैं। जहां बच्चा हमारे पास स्कूल में पढ़ना आता है, जहां पर आरटी लागू होता है 6 से 14 वाला, वो है बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, तो शैशवावस्था में बहुत सारे लक्षण हैं, और शारीरिक विकास कैसे होता है, सावेगिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, और भाषाई विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है। तो जब नैतिक विकास पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे ही। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जब पढ़ेंगे, जीन पियाजे ने क्या कहा नैतिक विकास के बारे में, तो वहां उसको विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा विकास, वाइगोटस्की ने क्या कहा, बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, जीन पियाजे ने कैसे बताया भाषा विकास कैसे होता है, नोएम चामस्की ने कैसे बताया भाषा विकास कैसे होता है ना। तो वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग ढंग से होता है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में। तो लिख लो शैशवावस्था के मुख्य लक्षण, कुछ परिभाषाएं लिख लो, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। जो इन्फेंट है
वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलने की अयोग्यता। अभी वो बोल नहीं पाता। इसलिए इन्फेंसी शब्द किया गया है, इसलिए एकदम शुरू का अवस्था को मानते हैं, है ना। तो शैशवावस्था के बारे में अलग अलग लोगों ने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो बताता है कि एक्चुअल में शैशवावस्था का लक्षण क्या है। तो लिख लो पहला, शैशवावस्था एक खतरनाक, शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। अपीली, हरलाख, मिसेस हरलाख महोदया ने कहा है, सबसे अधिक बच्चों का डेथ इसी काल में होता है, ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या काल बोलते हैं? खतरनाक काल, अपीली काल, क्योंकि बच्चा हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। वो अपना कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इस काल में अगर हम जरा सा भी चूके उसके देख रेख में, हल्का फुल्का बुखार को भी इग्नोर किए या सर्दी खांसी को भी इग्नोर किए, तो मे भी उसका डेथ हो सकता है, क्योंकि अभी वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। उसका क्या कहते हैं, वो अपना बता नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। उसको कैसा लग रहा है वो बता भी नहीं पाएगा। तो इसलिए इस अवस्था में माँ बाप को बहुत केयर करना पड़ता है और बच्चे का बहुत देख रेख का जरूरत पड़ता है। हर समय देखना, डॉक्टर का चक्कर लगा रहता है और सबसे अधिक डेथ इसी अवस्था में बच्चों का होता है। इसीलिए हरलाख महोदया ने इसको क्या बोला है? खतरनाक काल या अपीली काल, है ना। तो दूसरा लिख लो, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन, 0 से 6 वर्ष के बीच में। इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि जब बच्चा 6 वर्ष में हमारे यहाँ पास कक्षा पहली में आता है तो वो अपने परिवार के साथ, जो उसका सामाजिकरण का सबसे प्राथमिक वो है, उसका आस पड़ोस, उससे वो बहुत कुछ सीख के आता है ना। तो इसलिए वातावरण महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका परिवार का वातावरण कैसा है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, तो वहां से वो क्या सीख कर आ रहा है ना। कई बच्चे एकदम बदतमीज टाइप के रहते हैं क्योंकि वहाँ आदर सम्मान वाला घर परिवार में ऐसा कोई वातावरण ही नहीं रहता। तो उन लोग नहीं समझ पाते कि हमको कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ये इसीलिए बोला है कि ये सीखने का आदर्श काल है ना। इसमें भी सारे लक्षण देखेंगे कि बच्चा अपने माता पिता की हर हरकत का इमिटेशन करता है, नकल करता है। अपने बड़े भाई बहन लोगों को ध्यान से देखता है और उनका हर बात का नकल करता है। तो उन लोग जैसा आचरण करेंगे, जैसा करेंगे, गाली बक रहे हैं तो वो गाली सीख रहा है, लड़ाई बात बात में गांव में छोटे छोटे चीज में लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो बच्चा लड़ाई झगड़ा सीख रहा है। तो इस अवस्था में बच्चा सब कुछ सीख रहा है, अपने आसपास के परिवेश से परिचित हो रहा है, नए नए पेड़ पौधों को देख रहा है, नए नए जानवरों को देख रहा है, नए नए पशु पक्षियों को देख रहा है, नए नए प्रकार के लोगों को देख रहा है, नए नए प्रकार के वाहन देख रहा है। अपने मम्मी पापा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रेन बस में सफर कर रहा है, बहुत सारा चीजों को देख रहा है। और इस समय संवेदी अंग सबसे अधिक तेज रहते हैं, देखना ना। तुम्हारा जहां ध्यान नहीं रहेगा बच्चे का नजर चल देता है, उसको वो वाला खिलौना दिख जाता है
जिसको तुम नहीं दिखाना चाहते उसको। तो 400 रुपए का रिमोट वाला कार उसको दिखेगा, तुमको नहीं दिखेगा, है ना। वो देवाल अल्लाह बोलेगा, वो दूर में रहेगा तो भी उसको दिख जाता है, क्योंकि उसका अभी सेंस ऑर्गन बहुत एक्टिव है ना। तो इस समय वो बहुत सारा चीज गेन कर रहा है। इसलिए तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि हमारे पास बच्चा कोई पूरा कागज की तरह नहीं आया है। जब मेरे पास सीखने आया तो बच्चा कोई पूरा कागज की तरह नहीं आया है, उसके पास बहुत सारा अनुभव पहले से है, बहुत सारा ज्ञान पहले से है, और मैं उसी ज्ञान के ऊपर नवीन ज्ञान का निर्माण करूं, न कि उसके ऊपर अलग से थोपूं, है ना। फिर अगला लिख लो। व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। हम एनईपी 2020 में भी इस बात को लिखा है कि जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो उसका ब्रेन 85% डेवलप हो चुका रहता है। लिखाया भी हूं मैं, देखना 85%, कुछ बुक में 90% लिखा है। तो सोच लो 3 वर्ष की उम्र आते आते तक उसका ब्रेन मानसिक विकास 50% पूरा हो चुका है, और 5 से 6 वर्ष के बीच में उसका मानसिक विकास 85% हो चुका है। किशोर अवस्था आते तक 100% होता है। तो सिर्फ वो 10-15% का डिफरेंस है। बाकी सब चीज वो जो देखना है, जो महसूस करना है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या कड़ा है, क्या नरम है, कौन जानवर कैसा है, किसका 4 पैर है, किसका 2 पैर है, कौन उड़ता है, कौन नहीं उड़ता है, वो सब चीज वो अपने संवेदी अंगों के माध्यम से 3-4 साल की उम्र तक देख चुका है। तो उसके दिमाग में एक स्कीमा बन चुका है कि ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है ना। वो बोल देता है तीपा थे 3 साल का बच्चा, है ना। बहुत सारा चीज 3 साल 6 साल के आते आते तक बहुत सारा चीज वो जान चुका रहता है। ये गुड एनफ का परिभाषा है। गुड एनफ ने कहा था, लक्षण बताया था। चार 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो आने वाले समय में भावी जीवन में वह बनेगा, है ना। उसी समय फ्राइड के अनुसार उसी समय डिसाइड हो जाता है, अवस्था में डिसाइड हो जाता है कि आगे चलकर इसका भविष्य कैसा होगा, है ना। लेकिन ऐसा जब हम बोलते हैं तो हम वातावरण को इग्नोर करते हैं, है ना। हम बहुत सारा चीज को इग्नोर कर दिए। हो सकता है कि उसको ऐसा अच्छा वातावरण मिल गया और ऐसा अच्छा माहौल मिल गया कि वो बहुत आगे निकल गया। हो सकता है कि किसी को ऐसा वातावरण मिला कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मानसिक रूप से हम बोल सकते हैं कि 4-5 साल की उम्र में ये लक्षण दिखा रहा है, मतलब बच्चा सफल होगा या असफल होगा। लेकिन वातावरण बदल दिए तो बच्चे का सफलता दर बदल सकता है, बढ़ सकता है ना, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रायड का है। हम इस अवस्था को कई अन्य नाम से भी जानते हैं। अभी और बहुत सारा परिभाषा आएगा अलग अलग गुण से संबंधित, लिख लो। शैशवावस्था के अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, और कई नाम हैं इनके, है ना। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु। शैशवावस्था में बच्चा खिलौना खेलना पसंद करता है और बाल्य अवस्था में खेल खेलना पसंद करता है, याद रखना, है ना। इसीलिए जो एनईपी 2020 है वो टाई बेस्ड पेडागाजी के ऊपर फोकस कर रहा है कि बालवाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सारे आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में बोरा बोरा खिलौना आया है, और बहुत सारा बोल रहा है टीचर लोग आप खुद बनाओ, क्योंकि खिलौना खेलना उसको पसंद है। तो मैं खिलौनों को ही क्या बना दूं, सीखने का माध्यम बना दूं कि वो खिलौने से सीखे। जैसे हम बहुत सारा चीज स्कूल में उसको रटवाते रहते हैं, 5 फल का नाम बता, 5 रंग का नाम बता, है। तो वो प्लास्टिक का खिलौना दे दिया, अंगूर से केला सब्जी दे दिया है 10 प्रकार का, 10 प्रकार का फल दे दिया है। तो बहुत सारे फल को बच्चे लोग पहचानते हैं, तुरंत बता देते हैं ये फल है, ये फल है।
कई को नहीं पहचानते, उनको बताना पड़ता है ना। तो ऐसे खिलौनों के माध्यम से उनको सिखाना है, क्योंकि इस आयु में बच्चा खिलौना खेलना पसंद करता है। जैसे ही वो स्कूल आया, पहली दूसरी तीसरी पढ़ता है, तो देखना अब उसको खिलौना विलौना की जरूरत नहीं है। वो कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कोई सामान ना भी रहे तो खेल लेते हैं। लुका छिपी के लिए क्या सामान लगता है? कुछ नहीं लगता। नदी पहाड़ के लिए कुछ नहीं लगता। अपने मन से खेल बना लेते हैं, अपने मन से खेल के नियम बना लेते हैं। बाल्यावस्था में आया तो दूसरी तीसरी वालों का भी खेलते देखना तो पगला जाओगे, तुम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए। एक से एक खेल खेलते रहते हैं, है ना। कौन सबसे ऊपर वाला, खिड़की के रच्छू क्या ही, कुछ भी खेल बना देते हैं, है ना, अपने मन से। तो वो खेल की आयु है, ये खिलौनों की आयु है। फिर अगला लिख लो, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था। अभी बच्चा जो भी कर रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, तो उसके पीछे उसके पास कोई तर्क नहीं है कि मैं ये क्यों किया, है ना, मैं ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके पीछे उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। फिर अगला लिख लो, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा अधिकांश दूसरे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, उनको देखकर नकल करके सीखते हैं, है ना। इसीलिए स्कूल में जो बार बार बोला जा रहा है पीयर लर्निंग कराओ, समूह में सिखाओ, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि मैं एक कम होशियार बच्चे को अच्छे बच्चे के साथ बैठाल दूं, तो बच्चा उसके काफी देखेगा कैसे ये साफ सुथरा लिखता है ना, कैसे एक पन्ना वन्ना नहीं फाड़ता, तो उससे प्रभावित होकर वो भी वैसा लिखना चालू कर देगा। उल्टा भी हो सकता है, जो अच्छा है उसके जैसा खराब भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, हो भी जाता है कई बार। वो भाग रहा है तो ये भी भागना शुरू कर देता है जो अभी तक भाग नहीं रहा था, ऐसा उल्टा भी हो जाता है। पर इस उम्र में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए टीचर को भी एक अच्छा आदर्श उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, माता पिता को भी एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, बड़े भाई बहनों को भी उनके सामने एक अच्छा स्वरूप में प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको देखे और मेरे को ऐसा करना चाहिए, है ना। जिसके यहाँ बड़े भाई बहन लोग बिल्कुल टाइम में 6 साढ़े 6 बजा कि अपना बस्ता वस्ता निकाले और पढ़ने के लिए बैठ गए, तो छोटे लोग भी फिर सीख जाते हैं कि इतना से इतना मेरे को क्या करना है, पढ़ने बैठना है ना। तो ये अनुकरण का उपयोग हमको करना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए, खासकर इस एज में जिसको हम KG1 KG2 और बालवाड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अगला लिख लो, है ना, भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला पहले भी परिभाषा में भी आ चुका है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे का संवेदी अंग सबसे अधिक विकसित है और 6 वर्ष के आते आते तक ब्रेन लगभग 85% विकसित हो चुका रहेगा, 3 वर्ष आते तक 50% विकसित हो चुका है, और वो वातावरण से जैसा चीज ग्रहण कर रहा है, जैसा चीज देख रहा है, उसके मन में धीरे धीरे वैसा स्कीम बनते जा रहा है। इसलिए इस स्टेज में अगर बच्चे सही अनुशासन, सही कंट्रोल, सही चीज में रह जाएं, और बाकी वातावरण भी हमको आगे का नहीं मालूम, आगे का वातावरण कैसा होगा हमको नहीं मालूम, है ना। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, अभी स्कूल 11वीं 12वीं, कई बच्चे कोटा जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, नशा वशा करने लग रहे हैं वहां, है ना। तो उसके लिए वहां का वातावरण क्या है, जवाबदार है। तो मोटे तौर पे इस अवस्था में बच्चे का भावी जीवन कैसा होगा, हम उसका एक नींव रख सकते हैं। उसके पढ़ने लिखने का हैबिट कैसे होगा, उसके खेलने का हैबिट कैसे होगा, है ना, वो बाकी अन्य कामों में, घर के अन्य कामों में, सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ लक्षण हैं, इनको ध्यान रखना। आगे अगला उसमें हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, भाषाई विकास कैसे, सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास कैसे होता है, ठीक है।